भाई भाई किसका फोन चल रहा है? कल कहाँ तक कह रहा था? ठीक है। तो एक टॉपिक था क्या नाम था उसका? ठीक है, हाँ वो बकलिंग वाला। ठीक है, बकलिंग। देखिए भैया, आमतौर पर हमने देखा भैया, ये आपकी मतलब कि एक स्लैब है, ध्यान दीजिए। ये गाटर है आपका, है ना? भाई प्लीज बोलिए मत यार। इसकी चौड़ाई क्या है भैया? बी है। और इसकी लंबाई क्या है? एल है। तो थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई क्या एल है, इसका यंग मॉडुलस क्या है? वाई है। और इसकी जो विड्थ है बी है, और इसकी जो डेप्थ है, ये डेप्थ होता है, इसको डी कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जब लोड लगाते हैं ना, लोड, वेट, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ए, मान लीजिए ए पॉइंट है कोई, ठीक है, ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, एज अ शिफ्ट कर जाता है, ए डैश पे आ जाता है। तो ए से लेके ए डैश तक की बीच की जो दूरी होती है, ए से लेके ए डैश तक की बीच की दूरी होती है, उसको कहते हैं भैया हम डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसको? डिप्रेशन। ये डिप्रेस्ड हो गया किसकी वजह से? लोड की वजह से। ये जो आपका रखा हुआ है, इसे कहते हैं गाटर या गिल्डर्स कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गिल्डर्स, GIRDER, गिल्डर्स। ठीक है, तो ठीक है, इंग्लिश में इसको गिल्डर्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर इसको, ये इसके ऊपर जनरली क्या लगाया जाता है? लोड और वेट लगाया जाता है। और वेट की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा नीचे बैंड जाता है, जो बैंडिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? इसको डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। तो बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया है, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कि जो डिप्रेशन की समस्या है, ये वेट की क्या होती है? डायरेक्टली होती है। क्या होती है? यानी आप गिल्डर्स पे जितना ज्यादा वेट लगाओगे, क्या होगा? उसके अंदर लचक क्या होगी? उतनी ज्यादा आएगी, यानी डिप्रेशन क्या होगा? ज्यादा आएगा। अगला कह रहा है जो डिप्रेशन है, ये लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली होता है। मतलब आप देखो, जनरली देखोगे, एक छोटा सरिया कम मुड़ता है, लेकिन एक बड़ा सरिया जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, वो क्या होता है? ज्यादा मुड़ जाता है। यानी आप जब लेंथ बढ़ाते हो तो उसके अंदर डिप्रेशन की समस्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, एल क्यूब। अगला कह रहा है जो डिप्रेशन है वो यंग मॉडुलस के क्या होता है? यूनिवर्सली होता है। क्या होता है? क्योंकि आपको पता है जिस मटेरियल का यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, उसके अंदर चेंज इन शेप क्या होगी? कम आएगी। उसके अंदर शेप चेंज करने की समस्या क्या आएगी? कम आएगी। डिप्रेशन भी क्या होगा? कम ही आएगा। अगला कह रहा है भैया, ये जो डिप्रेशन है, ये विड्थ का क्या होता है? यूनिवर्सली होता है। कल मैंने बताया था आपको, एक पतला सी कागज की स्ट्रिप लीजिए, एक चौड़ी कागज की स्ट्रिप लीजिए। पतली कागज की स्ट्रिप क्या होती है? ज्यादा बेंट होती है। ठीक है, और चौड़ी कागज की सीट क्या होती है? कम बेंट होती है। डिप्रेशन क्या होगा? उसके अंदर कम आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो डेप्थ होता है। क्या होता है? डेप्थ। अगर आप कागज की विड्थ या किसी भी चीज की डेप्थ को बढ़ा दोगे, तो उसके अंदर डिप्रेशन जो होगा ना, वो बहुत कम आएगा। अगर आप डेप्थ को बढ़ा दोगे तो डिप्रेशन क्या होगा? बहुत कम आएगा। तो जो डिप्रेशन होता है वो डेप्थ के क्यू के क्या होता है? इनवर्सली होता है। समझ गया? तो इसको कंबाइनिंग ये क्या होता है? ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन, ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन, और ये होगी आपकी फिफ्थ इक्वेशन। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सारी इक्वेशंस को मैंने क्या किया? कंबाइन किया। तो डिप्रेशन क्या हो रहा है? WL क्यू वाई बी डी क्यू। डिप्रेशन का ये रिलेशन आ रहा है। डिप्रेशन इन फैक्टर्स पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। डिप्रेशन इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, अरे भाई, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, 1/4। ये फॉर्मूला हो जाता है WL क्यू वाई बी डी क्यू। ये डिप्रेशन का फॉर्मूला है। यानी अगर आपको किसी भी गिल्डर्स के ऊपर अप्लाइड लोड पता है, उसकी लेंथ पता है, उसका यंग मॉडुलस पता है, उसकी विड्थ पता है, और उसकी डेप्थ, समझ रहे हो ना, ये पता है, तो
आप उसके अंदर जो डिप्रेशन आने वाला है उसको निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है भैया, समझ गए? ये क्या है? वेट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? लेंथ ऑफ गिल्डर्स। ठीक है, ये क्या है? यंग मॉडुलस। ये क्या है? विड्थ ऑफ गिल्डर्स। ठीक है, और ये क्या है भैया? डेप्थ ऑफ गिल्डर्स। तो हम देख रहे हैं भैया जो डेप्थ है, ठीक है, ये जो डेप्थ है इसके ऊपर इसका इफेक्ट डिप्रेशन के ऊपर, यानी जो बैंडिंग हो रही है गिल्डर्स के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या हुआ? देखिए, देखिए यहां पर एक गिल्डर्स है, वाई शेप ऑफ गिल्डर्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? गाटर। ये तो गटर हो जाएगा यार, गार्टर है ना, गार्टर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं भैया वाई द शेप ऑफ गिल्डर इज आई। गिल्डर की शेप क्या होती है? हमेशा आई होती है। आप देखो गिल्डर से भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं जनरली बात करूं, एक फट्टा है, मान लीजिए एक फट्टा है या फिर लोहे का कुछ भी है, इसका यंग मॉडुलस क्या है? आई है। इसकी विड्थ क्या है? बी है। इसकी लेंथ क्या है? एल है। इसका यंग मॉडुलस क्या है? वाई है। इसके ऊपर जब आप लोड रखते हो, वेट रखते हो, भाई प्लीज, यहां से सपोर्ट है, ये क्या है? ये सपोर्टर है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट। जैसे ही आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हो तो इसके अंदर क्या होती है? बैंडिंग आ जाती है ना। लोड अप्लाई करोगे तो बैंडिंग, ए पॉइंट कहां पे आ जाएगा? ए डैश पर। ए पॉइंट कहां पे आएगा? इसको हम क्या कहते हैं भैया? डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसको? तो कह रहे हैं जो डिप्रेशन होता है ना, ये वेट के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। जितना ज्यादा आप वेट अप्लाई करोगे उतने क्या होगा? ये गिल्डर्स क्या होगा? उतना बैंड हो जाएगा, उतना क्या होगा? बैंड हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भैया, अरे बैठ यार, टाइम नहीं मेरे पास। गिल्डर्स की, अब देखिए भैया, एक छोटा सरिया जो होता है वो कम बैंड होता है, लेकिन एक बड़ा सरिया क्या होता है? ज्यादा बैंड होता है। तो जो डिप्रेशन है वो लेंथ के क्यूब के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे डिप्रेशन क्या होगा? उसके क्यूब टाइम्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला कह रहा है भैया यंग मॉडुलस के क्या होता है? इनवर्सली होता है। यानी अगर आप किसी भी गिल्ड मतलब किसी भी मटेरियल का, आपको पता भैया, जिसका यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उसके अंदर चेंज या डिप्रेशन क्या होगा? उतना ही कम आएगा। तो इसलिए क्या होगा? इसके इनवर्सली है। और कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक कागज की पतली स्ट्रिप लीजिए और एक कागज की चौड़ी स्ट्रिप लीजिए। आप देखोगे पतली वाली स्ट्रिप क्या होती है? ज्यादा बैंड करती है, और चौड़ी वाली स्ट्रिप, सॉरी, पतली वाली स्ट्रिप ज्यादा बैंड करती है और चौड़ी वाली स्ट्रिप क्या होती है? कम बैंड होती है। यानी चौड़ी स्ट्रिप के अंदर डिप्रेशन क्या होता है? कम आता है, और पतली स्ट्रिप के अंदर डिप्रेशन क्या होता है? ज्यादा आता है। तो डिप्रेशन क्या है? जो है डिप्रेशन वो विड्थ का क्या है? इनवर्सली है। ठीक है, हम गिल्डर्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए, एक फैक्टर होता है डेप्थ। क्या होता है? मैंने बताया था ये है, ठीक है, एक कॉपी है, इसकी अभी डेप्थ कितनी है? ये डेप्थ है इसकी। तो भैया अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे रखता हूं और इसके ऊपर लोड अप्लाई करता हूं तो ये बैंड हो जाएगा ऐसे करके, यानी ये डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि इसकी डेप्थ क्या है? कम है। मैं इसको ऐसे रखता हूं, ये डेप्थ ये कर देता हूं। अब इसके ऊपर लोड रखो, ये बैंड। अब इसके ऊपर कितना भी लोड अप्लाई कर दो, ये कभी भी बैंड नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेप्थ क्या है? बहुत ज्यादा होगी। यानी अगर आप डेप्थ बढ़ाते हो तो डिप्रेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ज्यादा मतलब कम में भी बहुत कम। ठीक है भैया, तो भैया जो है डिप्रेशन जो है वो डेप्थ के इनवर्सली होता है, डेप्थ के क्यूब के इनवर्सली होता है। ध्यान रखिए, वेट के डायरेक्टली। वेट बढ़ाने से क्या होता है? बता विचू। बढ़ाने से ये वो बढ़ जाता है, वो जो है ना, क्या नाम है, भाई मान लीजिए आपने एक सरिया लगा रखी है दो दीवार के बीच में, ठीक है, उसके ऊपर आपने वेट लटका दिया, तो सरिया क्या होगी? मुड़ जाएगी। उसे डिप्रेशन कहते हैं। वेट के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। सरिया अगर, ठीक है, लेंथ जितनी ज्यादा रहेगी सरिया की, उसके अंदर बैंडिंग भी क्या होगी? इतनी ज्यादा होगी। लेकिन डिप्रेशन एल क्यूब के क्या होता है? लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली होता है। फिर अगर सरिया सरिया मान लीजिए एल्यूमिनियम का बना है और एक सरिया क्या बना है? स्टील का बना है, तो किसके अंदर डिप्रेशन ज्यादा मिलेगा?
एल्यूमिनियम के अंदर, क्योंकि उसका यंग मॉडुलस क्या होता है, कम होता है। स्टील का यंग मॉडुलस क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर डिप्रेशन क्या आएगा, कम आएगा। विड्थ, अब देखो जिसके ऊपर भी लोड रखते हैं वो सरिया के साइज का थोड़ी ना होता है, सरिया से मोटा होता है, यानी विड्थ बढ़ाने से डिप्रेशन की समस्या क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए विड्थ क्या होता है, इन्वर्सली होता है। आपने देखा होगा कि घर में जो मोंटी बनती है, मोंटी में सिल्ली ज्यादातर सिल्ली की बनती है, सिल्ली जिस पर रखी आती है वो गार्टर कहलाता है, क्या कहता है, उसको इंग्लिश में गिल्डर्स कहते हैं, GIRDER, गिल्डर्स, ठीक है, GIRDER, गिल्डर्स, ठीक है भैया। तो भैया उसको हमेशा आई शेप में रखा जाता है, एच शेप में नहीं रखा जाता, ठीक है, और उसको थोड़ा चौड़ा भी बनाया जाता है, उसकी हाइट क्या होती है, ज्यादा बनाई जाती है, क्यों, ऐसा क्यों, तो भैया क्या होगी, अभी देखा आपने डेप्थ बढ़ाने से डिप्रेशन की समस्या एकदम खत्म हो गई थी, तो यानी डेप्थ के क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इनवर्सली होता है। इन सारी इक्वेशंस को कंबाइन किया, आपका ये रिलेशन आया, तो हमने देखा डिप्रेशन जो है सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, डेप्थ पे। तो इसी को देखते हुए हमने क्या किया कि दो बॉडी ली, गिल्डर्स की शेप, गिल्डर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको पता है गिल्डर्स की शेप जो होती है इस तरीके से होती है, आई, और अगर आप इसको लिटा के रख दो तो क्या बन जाएगा, एच, यही इसी को हमने क्या किया, लिटा के रख दिया, क्या बन गया, एच, एच, ठीक है। इसकी डेप्थ, हाइट क्या है इसकी, D1, इसकी डेप्थ क्या है, D1, और इसकी डेप्थ क्या है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, इसका यंग मॉडुलस वही है, इसका यंग मॉडुलस वही है, ठीक है। इसकी चौड़ाई भी है, इसकी भी चौड़ाई क्या भी है, भी है। समझ गए, छोड़ो ये चौड़ाई वड़ाई छोड़ दो, यंग मॉडुलस दोनों का भी है, सेम ही चीज है, बस एक बार इसको आई शेप में रखा गया है, उसको एच शेप में रखा गया। आपकी मोंटी जब बनी होगी, या आपने कहीं पर भी देखा होगा इस तरीके से लगे हुए, तो इसको हमेशा आपने किसकी शेप में देखा होगा, आई की शेप में, एच की शेप में नहीं देखा होगा, इसकी शेप में ये नहीं रखा था, रीजन क्या, कोई बताएगा मुझे, ये हमेशा इसी शेप में रखा था, इस शेप में नहीं रखा था, बिल्कुल देखिएगा, इसकी डेप्थ ज्यादा है तो उसमें डिप्रेशन क्या आएगा, कम आएगा, और इसकी डेप्थ कम है तो इसमें डिप्रेशन क्या आएगा, हम क्या चाहते हैं, डिप्रेशन ना आए, कम आए, ना आए कम आए, एक ही बात है, ठीक है भैया। तो हेयर डेप्थ इन केस ऑफ फर्स्ट, डेप्थ इन केस ऑफ फर्स्ट ग्रेटर देन डेप्थ इन केस ऑफ सेकंड, सो डिप्रेशन इन केस ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन डिप्रेशन इन केस ऑफ फर्स्ट। अब जहां पे डिप्रेशन कम रहेगी वहां पे सॉरी डेप्थ कम रहेगी वहां पे डिप्रेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और जहां पे डिप्रेशन डेप्थ ज्यादा रहेगी वहां पे डिप्रेशन क्या होगा, कम आएगा। इसीलिए हमेशा क्या होता है, इसी शेप में रखा जाता है, क्योंकि इसमें डिप्रेशन क्या होता है, कम आता है, कम डिप्रेस होता है। देखा है आपने कभी इसको ऐसे लगा हुआ, देखा होगा, अब देखना यार, ये ऐसे लगा होता है, इसके ऊपर सिलियां रखी आती है, देखा, मुकुंदपुर में ज्यादा दिखेगा क्योंकि वहां पे कच्ची कॉलोनी है, तो इसलिए लोग पटिया के घर बना देते हैं, है? हाँ, लोहे का, ठीक है। तो उसको हमेशा इस शेप में रखा जाता है, इस शेप में नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन क्या होता है, कम आता है, यहाँ पे डिप्रेशन क्या होता है, ज्यादा। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यही हमने देखा भैया, डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, और डेप्थ हमें चाहिए नहीं, डेप्थ में, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, we increase the depth in excess amount, हम ये डिप्रेशन की वैल्यू को कम करने के लिए हम डेप्थ को क्या करते हैं, कई बार एक्सेस अमाउंट में बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में बढ़ा देते हैं। जब आप इसको एक्सेस अमाउंट में बढ़ा दोगे, ध्यान दीजिए, ये भैया हमने डेप्थ को क्या किया, अब ये है कमजोर सा, ये क्या है भैया, कमजोर सा, इसके अंदर कम माल लगाया रखा है, तो हमने क्या कहा, हमने पढ़ रखा फिजिक्स में कि डेप्थ को बढ़ाओगे तो डिप्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसीलिए क्या करते हैं भैया, एक है तो कमजोर सा, मरियल सा, लेकिन इसकी डेप्थ हमने क्या कर दी, एक्स्ट्रा लार्ज, क्या कर दिया, एक्स्ट्रा लार्ज। अब डेप्थ एक्स्ट्रा लार्ज होगी तो जैसे ही आप इसके ऊपर वेट रखोगे, ऑन अप्लाइंग वेट, ऑन अप्लाइंग वेट, वैसी क्या होगा, बेंट हो जाएगा ऐसा,
अब भैया कमजोर है बीच का पोर्शन, बेंट होगा नहीं होगा, बेंट हो गया, समझ गए, टेढ़ा हो गया। अब इस टेढ़ा होने की समस्या को हम क्या कहते हैं भैया, बकलिंग। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसे। तो इसीलिए ध्यान रखना कि गिर्डर्स में अगर मटेरियल कम लगा है तो उसकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वहां पे एक और समस्या आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, बकलिंग। समझिए भैया। अब फ्लाईओवर का जो गिर्डर्स है, जिसके ऊपर फ्लाईओवर टिका वो तो भाई बहुत तगड़ा गिर्डर्स है, उसकी हाइट भी करीबन नहीं तो 1 मीटर के आसपास है, इतनी होगी करीबन। रीजन क्या, क्योंकि इसमें माल अच्छा लगा हुआ है। डेप्थ इसलिए रखी गई क्योंकि डेप्थ में डिप्रेशन क्या होता है, बहुत कम आता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है, मैंने एक बार देखा था यहीं पे लेबर चौक पर, एक आदमी ने, मतलब लेबर वो थे, उन्होंने इस तरीके से रखा था और वो बैंट हो गया था, सामने दिख रहा था ये बैंट हुआ है। क्या गलती थी उसकी, उसको कैसा रखना चाहिए था, इस शेप में रखना चाहिए। समझ गए भैया, बकलिंग समझ में आ गया, डिप्रेशन समझ में आ गया। डिप्रेशन क्या होता है भैया, किसी भी सपोर्टर जो छत को सपोर्ट देता है उसको ऊपर जब लोड लगाया जाता है तो बैंड हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बता दिया मैंने आपको। और डिप्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार एक्स्ट्रा डेप्थ बढ़ा देते हैं, क्योंकि डेप्थ से डिप्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है। अब माल मटेरियल कम होने की वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, एक और नई समस्या आती है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, बकलिंग। छत की शेप ही क्या होती है, अब बदल जाती है। समझ गया भैया, तो ये ध्यान रखना। अगला है भैया, why hollow shaft is stronger than solid shaft? Why hollow shaft is stronger than solid shaft? देखिए भैया, आपने गाड़ी ट्रक देखा है, ट्रक, ठीक है, तो ट्रक के इंजन से पीछे की तरफ एक रॉड जाती है, पीछे के पहिए की तरफ। ट्रक का इंजन घूमता है, ट्रक का इंजन टॉर्क क्रिएट करता है और वो टॉर्क उस शाफ्ट के थ्रू पीछे वाले पहिए में ट्रांसमिट किया जाता है। देखा आपने, हाँ बिल्कुल, गोल गोल घूम, ऐसा होता है। इंजन से ऐसी एक रॉड निकलती है, ऐसे रॉड निकलती है और पीछे वाले पहिए की तरफ जाती है और वो घूमती है और पीछे वाला पहिया घूमता है। किसने किसने देखा, ईमानदारी से बताना। जिसने नहीं देखा तो देख लेगा जाके, आज नीचे झुक करके तू जाएगी ना तो वहां पे देख लियो, बुराड़ी में बोलते रहिए ट्रक खरीद जाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंजन के टॉर्क को पीछे वाले पहिए की टॉर्क की तरह पीछे वाले पहिए पे ट्रांसफर करता है। क्या करता है, और ये जनरली होलो होता है। क्या होता है, क्योंकि होलो इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड। ये तो भैया बड़ी अलग सी बात बता रहा हूं, तो बिल्कुल भैया सुन तो ले, टॉर्क वॉर्क छोड़, अब छोड़। टॉर्क, इंजन का टॉर्क पीछे वाले पहिए पे ट्रांसफर करता है, इसका काम है। और ये स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है क्योंकि आपको पता भी, अब इंजन पूरा इसको निचोड़ता है तब जाके घूमता है ये। जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हो ना, वैसे ही इंजन उसको पकड़ करके ऐसा घुमाता है। जब ये इसको निचोड़ेगा तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो पीछे वाले पहिए पे वो टॉर्क क्या हुआ, ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ गए भैया, तो ट्रांसमिट करने के लिए हमेशा हम होलो शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड का नहीं करते। रीजन क्या है इसका, तो देखिए भैया, ये है भैया, हाँ ध्यान रखना भी, दो कंडीशन है। ये है भैया सॉलिड शाफ्ट, ये क्या है भैया, सॉलिड है, इसका मास क्या है m और इसकी रेडियस क्या है r1 है। ठीक है, ये जुड़ा है किससे, इंजन से। किससे जुड़ा है भैया, इंजन से। और इंजन इसको निचोड़ रहा है। कितना एक्सीलरेशन आ गया इसके अंदर, निचोड़ने के लिए कौन सा एक्सीलरेशन होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन। इंजन इसको निचोड़ कैसे लिखते हैं, छोटी बड़ी, निचोड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने एक्सेलरेशन है। अब जिसको आप आसानी से निचोड़ दोगे वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अब जिसको आप आसानी से निचोड़ दोगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, वीक होगा। लेकिन जिसको निचोड़ने के लिए आपको ज्यादा ताकत, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये जो कम निचोड़ोगा, जिसको आप कम निचोड़ पाओगे, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, है ना। अब देखिए भैया इसमें बोतल गिरी, जोक आ गया, हर्षिका हंस रही है इसमें। ठीक है, मास m है, और इंजन की, भाई प्लीज, इंजन इसको कितना टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, कितने किससे निचोड़ रहा है,
टाउ से, किससे? टाउ से। अब हमने ले लिया सॉलिड। अब ये तो सॉलिड था, ये क्या था? सॉलिड। अब हम इतने ही मास का एक होलो बनाते हैं, तो आपको पता है इतनी मास का अगर होलो बनाओगे तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? ज्यादा होगी। लंबाई दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ। रेडियस इसकी क्या है भैया? R2। होलो है, ये क्या है? होलो है। मास इसका m है। और ये टॉर्क, इसके इंजन टॉर्क क्या लगा रहा है? निचोड़ने के लिए टॉर्क लगा रहा है, वो इतना लगा रहा है, टाउ लगा रहा है, सेम टॉर्क लगा रहा है। सेम इंजन में आपने जोड़ रखा है, सेम इंजन में आपने जोड़ रखा है, एक के बाद एक। ठीक है भैया? तो अब देखिए, अच्छा, इनर्शिया याद है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सोनी? हाफ mr²। सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। होलो का क्या होता है? होलो को उंगली में पहन सकते हो, होलो को उंगली में पहन जा सकता है। उंगली में जो पहना जा सकता है उसको क्या कहते हैं? रिंग। और रिंग का इनर्शिया क्या होता है? mr²। तो होलो सिलेंडर का भी क्या होगा? mr²। इसका इनर्शिया कितना आ गया? किसका इनर्शिया आता है? होलो का या सॉलिड का? हाँ, होलो का ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? एक तो इसके साथ हाफ नहीं लगा, दूसरी इसकी रेडियस क्या है? बड़ी है। एक तो इसके साथ हाफ लग गया, दूसरी इसकी रेडियस क्या है? छोटी। समझ गए भैया? अब देखिए क्या होता है। ये इंजन ने क्या किया? इसको निचोड़ा और इसको निचोड़ा, कितने टॉर्क से? अच्छा, आपको पता भैया, वी नो रोटेशन मोशन में मैंने काफी सारे रिलेशन कराए थे, लेकिन जिंदगी खराब कर दूंगा एक हफ्ते में अगर अब तू बोला। ठीक है? ठीक है, वी नो। अब तू ही बताएगा, आजा। रोटेशन मोशन में मैंने बहुत सारे रिलेशन पढ़े थे, तो एक रिलेशन पढ़ा था टॉर्क का। क्या पढ़ा था? क्या है था टॉर्क? बता, क्या है था टॉर्क? भूल गया? नहीं पता होगा। सोनी बता। आई अल्फा। टॉर्क इक्वल्स टू में आई अल्फा। मैंने 100 बार बोला था इस रिलेशन को याद रखना। ड्राइव करने के लिए नहीं आता, लेकिन बहुत ज्यादा काम आएगा ये। अभी यहां पर ये देख रहे हो ना, अभी जब वेव पढ़ाऊंगा ना, वेव, तो वेव में हर जगह यूज हुआ ये। ठीक है? तो इसलिए इसको याद कर लो, रट लो इसको। समझ गए भैया? आई अल्फा आ गया। क्या आ गया? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? हम देख रहे हैं इंजन दोनों में सेम है। इंजन दोनों में क्या है? तो टॉर्क भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो टॉर्क क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या आ गया? तो ये क्या हुआ? आई अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया? कांस्टेंट अपॉन में आई हो गया। तो अल्फा इज इनवर्सली इक्वल टू क्या हो गया? आई आ गया। अल्फा है क्या? निचोड़ना है। ये क्या है? निचोड़ रहा है एक तरह से। क्या हो रहा है? तो भैया जिसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा, उसको कम निचोड़ा जाएगा, यानी वो क्या माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग। और जिसका इनर्शिया क्या रहेगा? कम रहेगा, उसको ज्यादा निचोड़ा जाएगा, अल्फा ज्यादा आएगा उसका, वो वीक होगा। तो हियर inertia of hollow is greater than inertia of solid. So alpha of solid is greater than alpha of hollow. जिसके अंदर, जिसको ज्यादा निचोड़ा जाएगा, यानी जिसके अंदर अल्फा ज्यादा आएगा, वो क्या होगा? वीक। और जिसके अंदर अल्फा कम आएगा, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है भैया? तो दैट्स व्हाई वी यूज होलो शाफ्ट इंस्टेड ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ठीक है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये है। अगला आ रहा भैया हाइट ऑफ माउंटेन। एप्लीकेशन नंबर 3, हाइट ऑफ माउंटेन। हाइट ऑफ माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पर माउंटेन की हाइट। ठीक है? तो हमारे धरती पर सबसे ऊंचा माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट अभी तक का जो है 8.5 किलोमीटर है। वो लगातार बढ़ रहा है और उसकी हाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 किलोमीटर जाएगी, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? अभी बढ़ रहा है वो, रीजन है बताओ।
क्योंकि धरती की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जानते हो ना, मैक्सिमम फोर्स सहने की क्षमता, वो है भैया 300 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है इसका मतलब? क्या हुआ हर्षी का? 300 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? यही हुआ। मैं कह रहा हूं इसको, ये अनपढ़ बच्चे सारे, इनको समझाओ कि इसका मतलब क्या है। 300 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैं सह सकता हूं, इसका मतलब क्या है? ये हिंदी बता रही है तो इंग्लिश। देखिए 300 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 300 लाख न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पे लगा सकते हो, और अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो चीज क्या होगी? तहस नहस हो जाएगी। और धरती की जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ही होती है। आप समझी? ऐसा बोला था। अच्छा ये पता था? चलो तो देखिए भैया, तो धरती की अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ धरती कितनी है भैया? 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको 300 लाख न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ठीक है। और ये सोचो कि भी देखिए, स्टील की भी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो इतनी होती है, धरती की भी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? इतनी होती है, और लाइट की स्पीड भी क्या होती है? इतना कोइंसिडेंस है, बताओ। ठीक है, इतना होता है। समझ गए? डेंसिटी ऑफ सॉइल जो होती है आपकी, जो सॉइल आप यूज है धरती की, वो होती है 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये धरती की डेंसिटी है। जी की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और हाइट क्या है? मैक्सिमम है। क्या है भैया? मैक्सिमम है। क्योंकि हम मैक्सिमम उसकी कैपेबिलिटी पे बात कर रहे हो, तो हाइट भी क्या लूंगा मैं? मैक्सिमम लूंगा। ये मुझे पता नहीं है। तो भैया कल मैंने बताया था, स्ट्रेस बराबर में मैक्सिमम स्ट्रेस बराबर में मैक्सिमम प्रेशर, और मैक्सिमम प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट रो इंटू में जी। याद है नहीं याद है? प्रेशर का फॉर्मूला बताया था ना मैंने। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर। मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम प्रेशर की बात होगी। और मैक्सिमम प्रेशर आपको पता है रो क्या है? सॉइल की डेंसिटी। वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी हर जगह पर। जी क्या? वैसे हर जगह पर डेंसिटी क्या होती है? वेरिएबल होती है, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं? कांस्टेंट। जी की वैल्यू क्या है? 10। हाइट क्या? अगर हाइट जो है धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर स्ट्रेस प्रेशर बढ़ रहा है, तो किसकी वजह से बढ़ रहा होगा? माउंटेन की हाइट की वजह से। किसकी वजह से? तो भैया आपको पता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है? 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट अपने को निकालनी है, मैक्सिमम हाइट अपने को निकालनी है। डेंसिटी क्या होती है? 10⁻³ जी की वैल्यू क्या है? 10। तो भैया इसको सॉल्व कीजिए, तो यह आएगा H मैक्सिमम इक्वल्स टू में 10⁻⁴ मीटर और 10 किलोमीटर। इससे ज्यादा हाइट नहीं एग्जिस्ट करती। समझ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे ज्यादा जाओगे तो धरती की ऐसी की तैसी हो जाएगी। समझ गया भैया? धस जाएगा मोटे। हाँ जैसे तू है। अब ये तो कोई पता। देखिए भैया, भाई मुद्दे पे आवाज नहीं, बट तो मत मुद्दे से, वो तो अपना भान जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भैया ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब आगे बढ़ते भैया। ये आपकी जो 3 थी, मैंने क्रेन वाला करा दिया आपको। क्रेन वाला, क्रेन के अंदर अलग अलग वायर होती है, अलग अलग लोड उठाने के लिए अलग अलग वायर का सिलेक्शन किया जाता है। हैवी लोड उठाने के लिए मोटी वायर का सिलेक्शन, हल्का लोड उठाने के लिए पतली वायर का सिलेक्शन। ठीक है भैया? अब आता है अगला टॉपिक इस चैप्टर का, वह भैया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन वायर। वायर के अंदर भैया हमें क्या निकालनी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। देखिए भैया मैंने आपको पहले बता रखा है,
पोटेंशियल एनर्जी कहां पर आती है सोनी? पोटेंशियल एनर्जी कहां पे आती है बेटा? वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। जहां पर भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे वहां पर क्या आएगी? फ्रिक्शन फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है? नॉन कंजर्वेटिव। आपकी जो ग्रेविटी है वो क्या है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करते हो, यानी पत्थर को ऊपर उठा के ले आते हो, तो उसके अंदर क्या आती है? एनर्जी। और जैसे आप छोड़ते हो एनर्जी उसको कहां पे ले आती है? जमीन पर ले आती है ना। छत पे पत्थर ले आओ, छोड़ो वहां से, तो पत्थर अपने आप क्या होगा? नीचे आ जाएगा। यानी वो एनर्जी बॉडी को रिस्टोर कर देती है। क्या होती है? जो एनर्जी रिस्टोर कर देती है बॉडी को, वहां पर जिस फोर्स का इस्तेमाल हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव। क्या कहते हैं उसे? ग्रेविटी कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होगा, नॉन कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंग को क्या करता है? रिस्टोर कर देता है। क्या करता है? एक बॉल को प्रेस कर रहे हो तो बॉल आपके अगेंस्ट में जो फोर्स लगा रही हो, कंजर्वेटिव होगा नॉन कंजर्वेटिव होगा? फोर्स को की बॉल है कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि वो फोर्स क्या कर रहा है? बॉल को रिस्टोर कर दे रहा है। फ्रिक्शन फोर्स अगर कंजर्वेटिव होता तो पता क्या होता? कि आप अपने घर से यहां तक आते और वापसी फ्रिक्शन फोर्स क्या होता? आपको छोड़ देता। आप बस बैठ जाते, फ्रिक्शन फोर्स अपने आप आपको ले आके छोड़ देता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या है भैया? नॉन कंजर्वेटिव नेचर का। क्या है भैया? तो जब आप एक वायर को खींचते हो तो आपको पता है वायर इलास्टिक होता है। क्या होता है? और इलास्टिसिटी क्या करती है वायर को? रिस्टोर। यानी इलास्टिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्या होता है? तो भैया हमने क्या किया? वायर लिया और वायर को क्या किया भैया? वर्क डन अगेंस्ट दी इलास्टिक फोर्स ब्रैकेट में restoring force is always equals to elastic potential energy। ठीक है? मुझे बेवकूफ मत समझो कि मैं अगर इधर मुंह कर ले रहा हूं और तुम बात करोगे मेरे को समझ में नहीं आएगा कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जानता है ना तू? भाई मुझे आवाज आई है और मैं तेरे अभी पूछ लूंगा, ये बता देगा हाँ बात कर रहा था नहीं कर रहा था ना। अरे उनने ना बोलने, वो अगर नहीं करता ना तो सीधा मना करता। अगर वो नहीं बोल रहा इसका मतलब तू बात कर रहा था। ठीक है? वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स, क्योंकि इलास्टिक फोर्स क्या है भैया? क्या है? कंजर्वेटिव। ठीक है? तो हमेशा किसके बराबर होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ध्यान दीजिए भैया, एक बार इसको यहां से हमने क्या किया? क्लैम्प कर दिया। क्या कर दिया? और इसको यहाँ पे खींच रहे हैं। किस फोर्स से? अप्लाइड फोर्स से। क्या कर रहे हैं? अप्लाइड फोर्स से। और ये वायर भी अपने आप को अंदर की तरफ खींच रहा होगा। किससे? रिस्टोरिंग फोर्स से। ठीक है? मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? डीएल कितनी बढ़ गई? एट एनी इंस्टेंट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। किसी भी इंस्टेंट में वर्क डन कितना होगा? डीडब्ल्यू होता है, आपको याद होगा, एफ इंटू में डीएक्स के बराबर होता है। क्या होता है? किसी भी इंस्टेंट पे आपके खींचने की इसकी लंबाई कुल क्या थी? एक्स थी। क्या थी? एक्स थी। और किसी भी इंस्टेंट पर आप खींच रहे थे तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई? डी एक्स। क्या बढ़ गई? तो भैया वर्क कितना हुआ? डीडब्ल्यू इक्वल्स में एफ इंटू में डीएक्स। फोर्स क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पर फोर्स जो है, अच्छा इसका इस वायर का जो ए है, एरिया, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है? एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर। ठीक है? वाई क्या है? यंग मॉडुलस। ठीक है? वायर का यंग मॉडुलस है। ठीक है? और समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्स है ना लेंथ, एक्स। लेंथ ऑफ वायर। ठीक है भैया? अब देखिए भैया, मैंने देखा कि जिस इंस्टेंट पर हम खींच रहे हैं इसको, तो किसी इंस्टेंट पर इस एक्स से जो लेंथ बढ़ी है कितनी बढ़ गई है? डीएक्स। क्या है?
तो स्ट्रेन कितना है इसके अंदर, स्ट्रेन कितना है, dx अपॉन में x, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में कितना आ गया, स्ट्रेस कितना लग रहा है, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। तो यंग मॉडुलस क्या होगा इसका, dx अपॉन में x, सॉरी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस क्या है F और dx अपॉन में x, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका y, क्या हो जाएगा आपका y, अच्छा पहले इसे थोड़ा और अरेंज कर लो, ये जाएगा y इक्वल्स टू में f x और नीचे क्या होगा, क्या है भैया dx a, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी f की वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू निकाली तो क्या होगा, उधर जाएगा सारा, मामला खराब हो रहा है, चलो देखते हैं क्या निकलेगा, y dx a अपॉन में क्या होगा, इसकी वैल्यू निकाली मैंने, f की वैल्यू ना, तो y dx a और अपॉन में क्या होगा x, ये आएगा। तो हमने dw इक्वल्स में क्या निकाल दिया, f की वैल्यू क्या रखी है, y dx, दो dx आ रहे हैं यार, ये दिक्कत तो यही हो रही है ना, दो dx आ रहे हैं, हमने क्या किया, एक काम करते हैं, इसे मिटा ही रहा हूं मैं, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स of the wire is always equals to elastic potential energy, ठीक है भैया। हमने क्या किया, एक वायर लिया, ठीक है, इसका एरिया क्या था a, इसकी लेंथ क्या है l है, इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस लगाने पर किसी भी इंस्टेंट पर इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ x, कितना हुआ x, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका ये मॉडुलस क्या भाई, समझ गए भैया। तो मुझे पता है एट एनी इंस्टेंट ध्यान दीजिए, एट एनी इंस्टेंट वर्क क्या होगा, dw, वो क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो आपको यहाँ पे देखिए, वी नो यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है भैया, फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या है भैया, क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से इतनी लेंथ इंक्रीज हुई है, तो स्ट्रेन क्या होगा, एक्स अपॉन में एल, एक्स अपॉन में, तो इसको सॉल्व करो तो वाई क्या होगा, वाई एल एक्स, और क्या होगा भी आपका, क्या होगा आपका, ये ए आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू निकालो, फोर्स क्या होगा, वाई एक्स ए अपॉन में एल, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या आ जाएगा, dw इक्वल्स में क्या होगा, f की जगह पे क्या आएगा, वाई एक्स ए dx है ना, अपॉन में क्या होगा l, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल वर्क डन क्या आएगा, टोटल वर्क डन, तो भैया dw का क्या होगा, w वाई एल ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x, और क्या हुआ dx, इसको इंटीग्रेट करो क्या होगा, w इक्वल्स टू में वाई ए एल एक्स स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया, और ये क्या हुआ, लिमिट नंबर लगाई, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू इक्वल्स में क्या वाई ए एक्स स्क्वायर
अपॉन में 2L, ये आ गया आपका वर्क। वाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2L, ये आ गया आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, ये एक्सप्रेशन है, वैसे आती कम है तो ध्यान रखना। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पॉइजन रेशियो। क्या आता है? पॉइजन रेशियो। ये वाला पॉइजन नहीं है, जहर वाला पॉइजन नहीं है, ठीक है, पॉइजन रेशियो। ठीक है भैया, तो देखिए अगर मान लीजिए आपका ये वायर है, ध्यान दीजिए, ये वायर है, इसका डायमीटर क्या है भैया? डी है। इसका डायमीटर क्या है? इसकी लेंथ क्या है? एल है। और इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो एफ, कितना लगा रहे हो? तो ड्यू टू स्ट्रेस इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? बाहर की तरफ लगा रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, ड्यू टू स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। अब अगर स्ट्रेस लगाओगे तो क्या होगा? स्ट्रेन क्या आएगा बताइए? डेल्टा एल अपॉन में एल, क्योंकि आपको पता है लेंथ बढ़ेगी इसकी, ऐसा स्ट्रेस लगाने पे तो क्या होगा? एल इंक्रीज हो रहा है, एल क्या हो रहा है? इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो रहा है? पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर एक और आता है लेटरल स्ट्रेन। क्या आता है? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन आता है इसके डायमीटर के अंदर। क्या होता है? जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका डायमीटर क्या होगा? क्या होना चाहिए? अब जब आप इसकी लेंथ को खींचोगे, इसको खींचोगे, तो इसका डायमीटर क्या होगा? कम होगा। तो माइनस डेल्टा डी अपॉन में डी, माइनस क्या हो रहा है? डायमीटर लगातार क्या हो रहा है? आपका कम हो रहा है। तो पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो को हम किससे लिखते हैं? सिग्मा से। किससे लिखते हैं? सिग्मा से। और ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या भैया? माइनस डेल्टा डी अपॉन में डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेल्टा एल अपॉन में एल। तो यही होता है भैया आपका पॉइजन रेशियो। इसका यूज क्या होता है? यूज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में मटेरियल का क्लासिफिकेशन इसी के बेसिस पे होता है। ये ज्यादा होगा, ये अगर सिग्मा ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर लेटरल स्ट्रेन क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। यानी वो थोड़ा, अगर आप खींचोगे उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ाओगे तो उसका डायमीटर क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। और डायमीटर कम होने से क्या होता है? चीजें क्या होती है? कमजोरी आती है। क्या होती है? तो मटेरियल क्या है? मटेरियल वीक है। क्या है? वीक है, बेकार है, यूज नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है भैया, तो ये ठीक है भैया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए। इसके कुछ क्वेश्चन हो घर पे ट्राई करना। अब आपका कल की क्लास से नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है भैया? हाँ